तो भाई लोग क्या हाल चाल है यार। पिछले वीडियो में हमने सुपर ह्यूमन एरा का चैप्टर 0, चैप्टर 1 और 2 कवर किया था और इस वीडियो में हम चैप्टर 3, 4 और 5 कवर करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है यार, अगर चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। बाकी चलते हैं चैप्टर 3 की तरफ। तो चैप्टर 3 शुरू होता है वहीं से जहाँ पिछला खत्म हुआ था, जहाँ पे उस मास्टर को एक गोली लगने के बाद भी वापस से खड़ा हो गया था और अब वो मास्टर धीरे धीरे मिलिट्री की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन वो प्लान बी जो कि स्नाइपर था, एक के बाद एक लगातार गोलियां बरसाने लगता है। लेकिन इन ह्यूमन को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो बस सीधा प्लान बी की आंखों में देखता रहता है और आगे बढ़ता रहता है। जहाँ पे प्लान बी फिर से अपना स्नाइपर रिलोड करता है और एक बार फिर निशाना लगाता है। तभी कुछ अजीब होता है। प्लान बी और उस मॉन्स्टर को दोनों को एक साथ फील होता है कि कंटेनर के अंदर से कुछ आवाज आ रही है। यहाँ पे मॉन्स्टर भी रुक के पीछे मुड़ के कंटेनर की तरफ देखने लगता है और तभी हमें कंटेनर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कांग बाहर निकलता है उस कंटेनर से। और कांग इस बात से खुश होता है कि उसे कंटेनर पे फेंका गया था, ना कि समुद्र में। ये देखकर जूरी भी थोड़ी राहत की सांस लेता है और कांग से कहता है कि अब तुम इसे खत्म कर सकते हो। ये मॉन्स्टर या तो बोलना नहीं जानता है या बोल नहीं सकता। तभी कांग कहता है कि बस यही तो सुनना था। और फिर कांग अपनी पूरी ताकत से उस मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपना पैर जमीन पे जमाता है और बस अगले ही पल पूरे बिजली की रफ्तार से वो इन ह्यूमन की तरफ कूद पड़ता है। और इन ह्यूमन को तो वहाँ पता भी नहीं चल पाता कि कांग उसके ऊपर आ चुका है और जब तक पता चलता है तब तक बहुत देर हो जाती है। और फिर कांग अपनी पूरी ताकत से सीधा एक किक मारता है उसके सिर पे। लेकिन कांग यहाँ पे रुकता भी नहीं है। वो इन ह्यूमन के ऊपरी जबड़े को पकड़ता है और उसे इतनी भयानक तरीके से जमीन पे पटकता है कि पूरा इलाका उस झटके से कांप उठता है, जैसे मान लो भूकंप आ गया हो। और भाई कांग की स्पीड इतनी तेज होती है कि एक शॉक वेव जैसा इफेक्ट बनता है वहाँ पे। और फिर इसके बाद कांग उस मॉन्स्टर को छोड़ देता है। और क्योंकि भाई ये पूरा फाइट लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा था तो उसकी गर्लफ्रेंड भी ये सब देख रही होती है। अभी तक गर्लफ्रेंड बनी नहीं है। और भाई ये देख के सब एकदम हक्के बक्के रह जाते हैं। यहाँ तक कि जूरी जो कि उसका पार्टनर होता है वो भी कांग की पावर से एकदम सरप्राइज्ड होता है। अब यहाँ पे रिपोर्टर कुछ बोलने की कोशिश करता है लेकिन तभी वो इन ह्यूमन फिर से हिलने लगता है। लेकिन उसका सिर पूरी तरह से एकदम कुचल चुका था और फिर भी वो अपने हाथों के सहारे खड़ा होता है और कुछ पल के लिए तो लगता है कि वो अभी भी जिंदा है। लेकिन अचानक वो जमीन पर गिरता है और इस बार सच में मर जाता है। जहाँ पे जूरी पूरी तरह सरप्राइज्ड हो जाता है और वो कांग से पूछता है क्या ये सच में खत्म हो गया। तभी कांग एकदम स्लो आवाज में कहता है कि हाँ, मैंने इसका दिमाग पूरी तरह नष्ट कर दिया है और अगर ये फिर भी उठा तो मैं इसे फिर से जमीन में गाड़ दूंगा। और फिर कांग आगे कहता है कि वैसे भी ये उतना ताकतवर नहीं था जितना वो था जिससे मैंने एनन आइलैंड पर लड़ाई की थी। तभी जूरी भी उसकी बात से सहमत होता है और कहता है कि हाँ, वो कमीना इससे ज्यादा खतरनाक था। और तभी हम देखते हैं कि ये सब पूरा कोई ऊपर से देख रहा होता है और वो धीरे से कहता है लाइव फाइट्स सच में ज्यादा रोमांचक होती हैं और जैसा सुना था ये व्हाइट कैप लड़का काफी बेरहम है। तभी वो अपने पास में खड़ी एक लड़की डानियोंग से पूछता है कि लेकिन ये अपनी पूरी ताकत भी इस्तेमाल नहीं कर रहा था, है ना। लेकिन वो लड़की इसका कोई जवाब नहीं देती है और अगले ही पल वो आदमी सीधा नीचे कूदता है और अपने मेन कैरेक्टर के सामने आ खड़ा होता है। कांग भी उसकी मौजूदगी तुरंत महसूस कर लेता है और वो पूछता है कि तुम कौन हो। तभी वो आदमी मुस्कुराता है और कहता है तुम्हारी नज़र काफ़ी डरावनी है, खासकर एक हीरो के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये सब देख के जूरी भी काफ़ी हैरान होता है और वो पूछता है कि ये आदमी आखिरकार आया कहाँ से। तभी कांग ऊपर देखता है और कहता है कि इसके साथ एक और भी है जो काफ़ी दूरी बना के खड़ा है। और उधर रिपोर्टर भी सबको बताती है कि यहाँ कुछ अजीब हो रहा है। व्हाइट कैप के सामने एक रहस्यमय आदमी आ चुका है और दोनों कुछ बातें कर रहे हैं, लेकिन क्या। तभी वहाँ पे जो सैनिक होते हैं वो जनरल से पूछते हैं कि अब क्या करें। लेकिन यहाँ पे जनरल खुद असमंजस में है। वो कहता है कि हम कुछ नहीं कर सकते और फिर जनरल कहता है कि सभी लोग अपने हथियार तैयार रखेंगे, जब तक व्हाइट कैप यहाँ से नहीं जाता हम बस देखते ही रहेंगे। तभी हम देखते हैं कि वो रहस्यमय आदमी बोलता है कितनी शर्मनाक बात है, तुमने इसे इतनी जल्दी खत्म कर दिया। पर फिर भी मुझे तुम्हारी फाइट काफी पसंद आई। ये काफी फ्लैशी और काफी धमाकेदार था, बिल्कुल केचप मैन के जैसा। और तभी हम देखते हैं कि अपना मेन कैरेक्टर केचप मैन के बारे में सोचता है, जो कि एक मशहूर सुपर हीरो शो का हीरो था जिसे कांग बहुत पसंद करता है। और ये सुनकर कांग काफी खुश हो जाता है और हल्का सा शर्माने भी लगता है। और तभी जूरी तुरंत चिल्लाता है कि अरे भाई संभल के, पहले इसका नाम तो पूछ। लेकिन कांग ठीक से सुन भी नहीं पाता और वो उल्टा सीधा अजीब सवाल पूछने लगता है, जैसे कि क्या मैं सच में केचप मैन जैसा लगता हूँ। फिर यहाँ पे जूरी बताता है कि कॉम्प्लीमेंट्स ही कांग की वीकनेस है, यानी कि कोई इसकी बड़ाई कर दे तो वो काफी शर्माने लगता है। अब हमें यहाँ पे पता लगता है कि कांग लोगों से बात करने में काफी कमजोर है। तभी कांग उस रहस्यमयी आदमी से पूछता है कि तुम कौन हो और तुम कहाँ से आए हो। और ये भी वो लड़खड़ाते हुए पूछता है। जहाँ पे जूरी ये सब देख के सोचता है कि भले ही कांग लोगों को पढ़ने में अच्छा नहीं है, लेकिन तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते और ये आदमी तो पक्का बहुत ही खतरनाक है। तभी वो रहस्यमयी आदमी हंसता है और कहता है कि वो कांग पर काफी समय से नजर रख रहा था और कांग को तो इसकी भनक भी नहीं थी। फिर वो रहस्यमयी आदमी बताता है कि टीवी ब्रॉडकास्ट या सोशल मीडिया या कोई लाइव स्ट्रीम जो भी होता था, मैं सब जगह तुम्हें देखता था
और जब भी कोई इनह्यूमन आता था तुम हमेशा ही वहाँ पहुँच जाते थे। फिर वो रहस्यमयी आदमी कहता है कि आज मैं तुमसे मिलने आया हूँ क्योंकि मुझे तुमसे एक काम करवाना है और तुम्हारी फाइट्स देखना तो बस एक बोनस था। देन वो कांग से बोलता है कि वो उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा और तभी कांग पूछता है कि पर मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं, और तभी जूरी उसे तुरंत रोकता है कि किसी अजनबी पर भरोसा मत करो, याद है ना पहले क्या हुआ था। वो उसे याद दिलाता है कि कैसे दो सूट पहने आदमी दोस्त बनकर आए थे और अचानक उसे टेजर से बेहोश कर दिया था। तो ये आदमी कोई गवर्नमेंट या मिलिट्री का हो सकता है। तभी वो आदमी बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें अपने बारे में एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। तभी वो पूछता है कि इस दुनिया में तुम्हें लोग क्या कहते हैं। तभी कांग बोलता है कि सुपर ह्यूमन। तभी वो आदमी स्माइल करते हुए बताता है कि मैं भी एक सुपर ह्यूमन ही हूँ। और ये सुन के यार जूरी और कांग दोनों काफी शॉक्ड हो जाते हैं। तभी जूरी सोचता है कि उसे पहले से पता था दुनिया में कम से कम दो और सुपर ह्यूमन है, एक अमेरिका में और एक यूरोप में, और कोरिया में सिर्फ कांग एक आधिकारिक सुपर ह्यूमन है। और उसी समय सीन शिफ्ट होता है अमेरिका की तरफ, जहाँ पे ये लाइव ब्रॉडकास्ट एक आदमी देख रहा था और वो बोलता है कि आखिर ये रहस्यमय इंसान है कौन, ये तो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा है। देन वो फिर बोलता है कि क्या वो व्हाइट कैप का फॉलोअर है। तभी वो पर्ल नाम की एक सुपर ह्यूमन लड़की से बोलता है कि अब सिचुएशन काफी खराब हो गई है, जहाँ पे पर्ल बताती है कि मैंने उस आदमी को कहीं तो देखा है। तभी वो आदमी कहता है कि व्हाइट कैप वो तो काफी फेमस है। तभी वो पर्ल नाम की सुपर हीरो कहती है कि वो नहीं, मैं उस लंबे बालों वाले की बात कर रही हूँ। तभी वो उस आदमी से पूछती है क्या तुम उनकी बातें सुन सकते हो। तभी वो आदमी कहता है कि नहीं। फिर हम देखते हैं कि लाइव ब्रॉडकास्ट स्कॉटलैंड, मॉस्को, हर जगह से दुनिया भर में लोग ये लाइव देख रहे हैं और पूरी दुनिया की नजर अब वहाँ है। फिर सीन शिफ्ट होता है चियान पोर्ट पे और तभी कांग कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम सुपर ह्यूमन हो या नहीं, बस मेरा पीछा करना बंद करो। और इतना कह के कांग वहाँ से जाने लगता है। तभी वो आदमी कांग से मुस्कुराते हुए कहता है कि अरे तुम जा रहे हो, मुझे तो तुमसे और भी बातें करनी है। और तभी हमें पता चलता है कि कांग को अब लड़ाई के बाद भूख लगी है, तभी वो जा रहा है। तभी वो आदमी कहता है कि ठीक है, हमारी बात हम तुम्हारे स्कूल में पूरी करेंगे और वहाँ पे काफी आसान भी रहेगा। और ये सुनकर कांग रुक जाता है क्योंकि यार कांग की आइडेंटिटी किसी को पता नहीं होती है कि वही व्हाइट कैप है। तभी फिर वो आदमी स्माइल करता है और बोलता है कि वैसे भी तुम उस मास्क के बिना सिर्फ एक स्टूडेंट ही हो। और उसकी ये बातें सुनकर कांग और जूरी दोनों काफी सरप्राइज हो जाते हैं। तभी वो आदमी कांग से कहता है कि अरे चिंता मत करो, ये रात सिर्फ हमारे बीच ही रहेगा। देन वो फिर कांग से कहता है तुम्हारे ईयरपीस में जो गुलाबी बालों वाला दोस्त है उसे भी कह दो कि चिंता ना करे। अब उसकी बातें सुनकर यार दोनों काफी शॉक्ड रहते हैं क्योंकि दोनों की आइडेंटिटी उसे पता होती है। तभी वो आदमी फिर से कहता है कि मैं जानता हूँ वो कोई आम इंसान नहीं है, तुम्हारा मास्क, तुम्हारा कैमरा सब उसी ने बनाया है। और सच कहूँ तो मैंने कई बार सोचा कि उसे किडनैप कर लूँ। और फिर वो कांग से कहता है कि किडनैप करने के बाद मैं उसके साथ खेलूंगा जब तुम स्कूल में रहते हो तब। यहाँ पे यार जूरी काफी सरप्राइज होता है और डरा हुआ भी होता है कि उसको इतनी सारी बातें कैसे पता है। फिर वो आदमी मुस्कुराते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें अपने जोक से बोर तो नहीं कर दिया क्योंकि तुम्हारे चेहरे का रंग अब उड़ चुका है। तभी कांग बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। और कांग यहाँ पे लड़ाई की मूड से आगे बढ़ता है और कहता है कि तुमने कहा था ना कि तुम सुपर ह्यूमन हो। और ये देख के यार जूरी भी काफी शॉक्ड रहता है और वो बोलता है कि कांग उसे फाइट मत करो। तभी कांग कोल्ड आवाज में कहता है कि जूरी ही मेरा परिवार है और मैं किसी को भी उसके करीब नहीं आने दूंगा। और ये देख के वो डॉयंग लड़की भी काफी शॉक्ड हो जाती है। और तभी हम देखते हैं कि उस आदमी का भी अंदाज बदल जाता है और वो कहता है कि अरे वो तो बस मजाक था, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। लेकिन अब कांग को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और तभी वो आदमी कहता है कि ठीक है, अगर तुम लड़ना ही चाहते हो तो मैं लड़ूंगा। और तभी कांग पूरे स्पीड के साथ उस पे जंप करता है जिसे देख के काफी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी कांग एक जोरदार पंच मारता है लेकिन वो आदमी आसानी से अपने हाथों से उसे रोक लेता है जैसे उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और ये देख के कांग भी थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है और अगले ही पल फिर कांग दोबारा हमला करता है, लेकिन तभी वो आदमी गायब हो जाता है और अगले ही पल सीधा कांग के हाथों पे आके बैठ जाता है। और फिर वो आदमी मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम्हारे एक्शंस देख के लगता है कि तुम काफी भावुक टाइप के लोगों में से हो, कभी बोलते कुछ और हो, करते कुछ और हो। अभी तो ऐसे हमला कर रहे थे जैसे मुझे मार ही डालोगे, लेकिन असल में तुमने अपने पंचेज रोक लिए थे। तभी वो आदमी नीचे कूदता है और सीरियस होकर बोलता है कि अगर तुम सच में लड़ना चाहते हो तो ये सब टेस्टिंग बंद करो। तुम ऐसे लड़ रहे हो जैसे किसी स्ट्रीट फाइट में दया दिखा रहे हो और ये तुम्हें महंगा पड़ेगा। मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैं भी एक सुपर ह्यूमन हूँ। अगर मरना नहीं चाहते हो तो अपनी पूरी ताकत दिखाओ। और फिर वो रहस्यमय आदमी एक चेतावनी देता है कि अगर ये लड़ाई सच में शुरू हुई तो ये पूरा इलाका तबाह हो जाएगा क्योंकि सुपर ह्यूमंस ऐसे ही लड़ते हैं। और उसकी ये सब बातें सुन के यार कांग थोड़ा शांत होता है और उधर जूरी भी बीच में बोलता है कि कांग शांत हो जाओ, ये जो कह रहा है गलत नहीं है, इससे लड़ने से हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। हाँ, ये थोड़ा परेशान करने वाली बात है कि इसे हमारी पहचान पता है लेकिन लड़ाई इसका हल नहीं है, ये भी एक सुपर ह्यूमन है और तुमने पहले कभी ऐसे किसी से लड़ाई नहीं की। तभी जूरी फिर आगे कहता है कि हमें यहाँ इस सिचुएशन से निकलना चाहिए और इसके बारे में सोचना चाहिए और इसकी बातों से लगता नहीं कि हमारा दुश्मन है। और इसके बाद यार कांग शांत हो जाता है और वो आदमी ये देख के हंसते हुए बोलता है कि अच्छा है, लगता है तुम समझ गए, लेकिन अब मुझे जाना होगा, हम फिर कभी मिलेंगे और फिर दोबारा बात करेंगे।
तभी जाने से पहले कांग उसे रोकता है और बोलता है तुम्हारा नाम क्या है। और फिर कांग अपना नाम बताता है कि उसका नाम है लिंग कांग। वो आदमी मुस्कुराता है और अपना नाम बताता है नानगी। तभी डानियांग नीचे कूदती है और पूछती है क्या तुम्हें अपने हाथ दिखाने हैं? सिर्फ उस टक्कर से ही तुम्हारे दोनों हाथ लाल हो गए हैं और कांप भी रहे हैं। तभी नानगी हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है इतना बुरा भी नहीं है, लेकिन अभी हमें चलना चाहिए, हमारे पास टाइम नहीं है। और अगले ही पल वो दोनों कांग के सामने से गायब हो जाते हैं। और उधर जूरी हैरान होता है कि क्या ये लोग चले गए, ये बस चले ही गए। तभी यह सीन शिफ्ट होता है अमेरिका पे, जहाँ पे वो आदमी बोलता है कि मुझे तो लग रहा था कि एक और फाइट देखने को मिलेगी। ये तो काफी एंटी क्लाइमेटिक हो गया। पर्ल और उसके पास खड़ा आदमी कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन उनके चेहरे सब कुछ बयां कर रहे होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है मॉस्को में, जहाँ पे एक आदमी गुस्से में होता है और बोलता है कि ये ब्रॉडकास्ट इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया। तभी उसके पास खड़ा आदमी कहता है कि हम अभी तक नहीं जानते कि व्हाइट कैप ने पंच क्यों मारा, लेकिन अगर वो लड़ते तो पूरा पोर्ट उड़ जाता और आसपास के एरिया भी तबाह हो जाते। फिर सीन शिफ्ट होता है चियान पोर्ट पे। अब यहाँ पे कांग जाने ही वाला होता है, तभी कुछ वर्कर्स उसे रोक लेते हैं और वो बोलते हैं कि अगर तुम नहीं होते तो हम दोनों मर जाते हैं, तुम्हारी वजह से ही हम जिंदा हैं। तभी उनका बॉस कहता है मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहता हूँ, एक जगह है जहाँ बहुत अच्छा खाना मिलता है। लेकिन कांग साफ मना कर देता है और थैंक यू बोल के सीधा स्काई में जंप लगा देता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे सैनिक बोलता है कि व्हाइट कैप अब जा रहा है। फिर कांग के जाते ही जनरल आदेश देता है कि यहाँ से सब लोग को हटाओ और इन ह्यूमन कॉप्स रिकवरी टीम को बुलाओ, हमें बॉडी को जल्दी से जल्दी उठाना होगा। तभी वो स्नाइपर वाला आदमी जनरल से कहता है समस्या इन गोलियों के शेप या वेट में नहीं है, गन पाउडर बदलने से भी कुछ नहीं होगा। ये चाहे कितनी भी एडवांस आर्मर पियर्सिंग बुलेट्स हों, ये एक नॉर्मल स्नाइपर बुलेट से ज्यादा बेहतर नहीं है और इस तरह के खिलौना बंदूक से कुछ नहीं होने वाला है। तभी जनरल कहता है मैं ये बात ISSTF रिसर्चर तक पहुंचा दूंगा। तभी उसका फोन बजता है और वो कॉल उठाता है। यहाँ पे दूसरी तरफ होता है कमांडर बेक ओजिन। वो पूछता है कि स्थिति क्या है। तभी जनरल बताता है कि व्हाइट कैप अब जा चुका है और इन ह्यूमन को खत्म कर दिया गया है। लेकिन ओजिन नाराज होता है। वो बोलता है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि जैसे ही सब खत्म हो तुम रिपोर्ट करो। यहाँ पे जनरल सॉरी बोलता है, लेकिन ओजिन कहता है ध्यान से सुनो, अब सबसे जरूरी काम है इन ह्यूमन की बॉडी को ट्रांसपोर्ट करना। मैंने NFS और बाकी एजेंसियों को संभाल लिया है, तुम बस बॉडी को ट्रांसपोर्ट व्हीकल 101 में डालो। तभी जनरल कहता है कि सर अभी लोडिंग चल रही है। ओजिन कहता है कि जैसे ही वो निकल जाए ये मामला हमारे अधिकार में नहीं रहेगा और तुम्हारा आखिरी काम है कि सारी फोर्स को वहां से हटा लेना। तभी जनरल कॉल कट कर देता है, लेकिन उसके चेहरे पे साफ नफरत दिख रही होती है। उधर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे ओजिन किसी और को कॉल करता है। वो आदमी पूछता है कुछ जरूरी है। तभी ओजिन बोलता है कि इन ह्यूमन क्राइसिस था, 14 लोग मारे गए हैं और 2 लोग जख्मी हैं। लेकिन वो आदमी बीच में ही रोक देता है, मुझे ये सब नहीं सुनना, सीधे समरी बताओ। तभी ओजिन कहता है कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल फेल्कॉन एरिया की तरफ जा रही है और कल रात तक पहुंच जाएगा। तभी वो आदमी कहता है कि अगर तुमने मेरा समय फिर से बर्बाद किया तो मैं तुम्हें हटा दूंगा, और फोन कट जाता है। फिर वो आदमी अपनी टाई ठीक करता हुआ सोचता है कि मुझे इन गंदे लोगों की परवाह क्यों करनी है, मुझे क्यों जानना है कि कितने लोग मरे, ये चींटी जैसे लोग हैं। फिर वो आदमी स्टेज की तरफ जाता है, लेकिन जैसे ही वो पब्लिक के सामने आता है उसका पूरा एटीट्यूड ही बदल जाता है। उसे इंट्रोड्यूस किया जाता है नई पीढ़ी की उम्मीद कह के, जो दुनिया को बदल देगा, और उसका नाम होता है मार्कस गेराल्ड। फिर सीन शिफ्ट होता है चियान पोर्ट की तरफ, जहाँ ट्रांसपोर्ट व्हीकल 101 निकल चुका है। तभी एक सैनिक पूछता है ये गाड़ी हमारी कंपनी की तो नहीं लगती है। तभी जनरल कहता है कि कुछ चीजें हैं जो तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। अब हम देखते हैं कि उस ट्रांसपोर्ट व्हीकल को नानगी छुप के देख रहा था और उसे सब पता है। वो दूर से उस गाड़ी को देखता है और कहता है कि तो ये फेल्कॉन जा रही है। और बस यहीं पे चैप्टर 5 खत्म होता है यार। तो इस चैप्टर में हमें और भी सुपर ह्यूमन देखने को मिले हैं, जहाँ पे हमें पता लगता है कि कांग अकेला सुपर हीरो नहीं है, बल्कि उसके जैसे बहुत सारे हैं। अब यहाँ पे इस चैप्टर में जो हमें नानगी सुपर ह्यूमन देखने को मिलता है, ये आगे चलकर कांग का पार्टनर बन जाता है। खैर ये सब तो बात की बात है, हम आने वाले चैप्टर्स में कवर करेंगे। बाकी अगर चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो यार। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।